गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ने मेंटेन किया है कि एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक जो हैं डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं और इनको क्लासिफाई किया गया है टू बिग टू फेल। तो ये स्टेटस इंडिकेट करता है कि इन बैंक्स की स्टेबिलिटी एक एसेंशियल है कंट्री में अनइंटरप्टेड बैंकिंग सर्विसेज को पहुंचाने के लिए। तो डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स जो हैं वो हाईली इंटीग्रेटेड होते हैं क्रॉस जुरिस्डिक्शनल एक्टिविटीज़ में और कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स को पोजेस करते हैं। इनका फेलियर वाइड स्प्रेड डिसरप्शन कॉज कर सकता है, इकोनॉमिक पैनिक कॉज कर सकता है कंट्री में। तो इनको हम टू बिग टू फेल बैंक्स भी कहते हैं। और ये जो है हमारे मार्केट्स में जो सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स होते हैं उनको जो है फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको जो है थोड़ी सी रेगुलेशन ज़्यादा होती हैं इनके ऊपर। तो जो ये आरबीआई है ये इन बैंक्स को कहता है कि कुछ एडिशनल रेगुलेटरी मेजर्स जो है आपको फॉलो करने होंगे। और ये मेजर्स इसलिए किए जाते हैं ताकि इनकी कॉम्पिटिटिव डिस्टॉर्शंस जो है वो उसको कंट्रोल किया जा सके। जो ये बैंक्स होते हैं इनको एनुअल डिस्क्लोजर जो होता है वो 2015 से थोड़ा जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, इनके लिए जो है कॉमन इक्विटी टीयर वन की जो कैपिटल है वो एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है। टीयर वन कैपिटल बेसिकली क्या होता है कि कोर मेजर होता है एक बैंक की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का आरबीआई के या फिर एक रेगुलेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन बैंक्स को ईयरमार्क करनी पड़ती है एडिशनल कैपिटल और सेफ गार्ड करने पड़ते हैं अपने ऑपरेशंस को। आरबीआई क्या करता है, दो स्टेप का प्रोसेस यूज़ करता है इन बैंक्स की सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंस को एनालाइज करने के लिए। तो एक सैम्पल ऑफ बैंक्स जो है वो सिलेक्ट किए जाते हैं। ऑफ कोर्स स्मॉलर बैंक्स को इसमें निकाल दिया जाता है। ठीक है, सिर्फ बैंक्स जिनकी एक सर्टेन साइज़ है उन्हीं को ही असेस किया जाता है। बैंक्स को चूज़ किया जाता है उनके साइज़ और उनके परसेंटेज ऑफ जीडीपी के हिसाब से, जो कंट्रीब्यूशन है उसको उसके हिसाब से उनको असेस किया जाता है। फिर बैंक्स जिनका 2% ऑफ जीडीपी से ज़्यादा साइज़ बड़ा है उनको सैम्पल में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, बैंक्स जिनकी एक सर्टेन थ्रेशहोल्ड से ज़्यादा की जो है जो स्ट्रेंथ है उनको फिर क्लासीफाई किया जाता है डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। आरबीआई ने रीअफर्म किया है रिसेंटली अभी कि एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक जो है वो डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं इंडिया में। ओके, आरबीआई क्या कहता है कि जो इनकी टीयर वन कैपिटल है इनके असाइंड बकेट्स के हिसाब से वो 0.2% से बढ़कर जो है वो 0.8% जो है वो रिस्क वेटेड असेट्स के बराबर है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ड्रग कंपाउंडिंग। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ड्रग कंपाउंडिंग को आप सिंपल भाषा में समझ सकते हो जी कि जेनरिक ड्रग्स बनना एक जो है एक पर्टिकुलर ड्रग के। ठीक है, तो जो नोवो नॉर्डिस्क है एक डैनिश फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो पॉपुलर ड्रग्स वेगोवी और ओजेम्पिक जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया यूएस एफडीए को कि जो कंपाउंडिंग है सेमाग्लूटाइड बेस्ड मेडिकेशंस की वो जो है वो डिसअलाउ की जाए। क्यों? अभी अंडर एफडीए गाइडलाइंस जो लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट हैं वो लीगली कंपाउंड कर सकते हैं मेडिकेशंस को अगर खासकर सोसाइटी में या फिर कंट्री में पेशेंट्स की नीड्स ज़्यादा हैं और उस जो ब्रांडेड वर्जन है वो या तो अवेलेबल ही नहीं है या फिर बहुत कम अवेलेबल है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स मतलब आपकी जो जेनरिक मेडिसिन होता है वही प्रोसेस है कि अगर कम अवेलेबल है और बहुत महंगा है तो उसको जो है उसकी कंपाउंडिंग कर दी जाएगी, मतलब सॉल्ट्स को जो है वो उसकी कंपाउंडिंग की जाएगी, अपने अपने वर्जन बनाने अलाउ कर दिए जाएंगे फार्मेसीज़ को ताकि जो डिमांड है उसको पूरा किया जा सके मार्केट में। ओके, अभी तक एफडीए ने इस चीज़ के ऊपर कोई रिप्लाई नहीं दिया है। सेमाग्लू और क्या कहा गया है क्यों इसकी जो है कंपाउंडिंग रोक की जानी चाहिए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सेमाग्लूटाइड का जो इंट्रिकेट स्ट्रक्चर है उसको रेप्लिकेट करना एक्यूरेटली बहुत ही डिफ़िकल्ट है। एफडीए बेस्ड सेमाग्लूटाइड जो है वो डिलीवर किया जाता है सिंगल यूज़ पेन इंजेक्टर के थ्रू। कंपाउंडेड ड्रग्स जो होते हैं वो डिस्पेंस किए जाते हैं मल्टी डोज वायल्स या फिर सिरिंजेस द्वारा और पेशेंट्स जो हैं कई बार उसकी वजह से जो है वो ओवरडोज भी कर सकते हैं। ओके, अब तो इसलिए इसकी बायो अवेलेबिलिटी के ऊपर जो है फोकस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना ड्रग बॉडी में जा रहा है वो सेमाग्लूटाइड के जो है बायो अवेलेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो कंपनी का ये कहना है कि कंपाउंडेड वर्जन जो है वो इंटेंडेड ट्रीटमेंट नहीं दे पाएंगे और ओवरडोज होने का खतरा रहेगा, उसकी वजह से जो है हार्ट डिसीज़, नर्व डैमेज या किडनी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कंपाउंडेड जो सेमाग्लूटाइड्स हैं उनको स्टेराइल फैसिलिटीज़ की भी रिक्वायरमेंट है, प्रिसाइज हैंडलिंग की भी ज़रूरत है ताकि कंटेमिनेशन ना हो। तो जो नोवो नॉर्डिस्क है उन्होंने एफडीए को कहा है कि सेमाग्लूटाइड को डिमॉन्स्ट्रेबल डिफ़िकल्टी फॉर कंपाउंडिंग लिस्ट में डाल के इसकी जो कंपाउंडिंग है उसको ख़त्म किया जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी कमर्शियल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बुकर प्राइज़। ये टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिटिश राइटर समंथा हार्वी जो है उनको बुकर प्राइज़ मिला है फॉर फिक्शन, उनकी ऑर्बिटल नाम की नॉवल के लिए। बुकर प्राइज़ वर्ल्ड का लीडिंग लिटरेरी अवार्ड है सिंगल वर्क ऑफ फिक्शन के लिए। यूके में 1969 में इसको फाउंड किया गया था। इनिशियली ये सिर्फ कॉमनवेल्थ राइटर्स को मिलता था, लेकिन अब ये पूरे ग्लोब में किसी को भी मिल सकता है। ऑफ कोर्स फाइनेस्ट वर्क ऑफ फिक्शन को प्रमोट करने के लिए दिया जाता है ये अवार्ड, और कोई भी नावल जो कि ओरिजिनली इंग्लिश में रिटन हो या तो यूके या आयरलैंड में पब्लिश की हो उस साल में, तो उसको जो है वो बुकर प्राइज़ मिल सकता है। 50,000 पाउंड्स का जो है इसमें विनर को प्राइज़ दिया जाता है। और जो ये बुकर प्राइज़ प्राइज़ फाउंडेशन है, ये एक रजिस्टर्ड चैरिटी है, 2002 में इस्टेब्लिश की गई है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स जो है वो पब्लिश किए हैं, जो कि अंडरस्कोर कर रहे हैं ग्लोबल ट्रेंड्स को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइलिंग्स में। तो ये रिपोर्ट जो है वो सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एप्लीकेशंस दिखा रही है अक्रॉस टॉप इकोनॉमीज़। इंडिया का जो है ग्लोबल टॉप 10 स्पॉट में इस बार प्लेस आया है, तीनों के तीनों आईपी राइट्स के कंटेक्स्ट में, चाहे वो पेटेंट्स हो, ट्रेडमार्क्स हो या इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस हो। इंडिया का 6th रैंक ग्लोबली आया है पेटेंट्स के कंटेक्स्ट में। रिपोर्ट ने दिखाया है कि स्टडी राइज हो रहा है इंडिया के इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एप्लीकेशंस में भी। जो टॉप 3 सेक्टर्स हैं वो टेक्सटाइल, एक्सेसरीज, टूल्स एंड मशीन्स और हेल्थ एंड कॉस्मेटिक्स हैं। इंडिया का पेटेंट टू जीडीपी रेशियो भी जो है वो सिग्निफिकेंट ग्रोथ देख चुका है। इंडिया जो है 4th ग्लोबली उसमें रैंक आया है ट्रेडमार्क फाइलिंग्स में। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वॉकिंग निमोनिया। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रीसेंट वीक्स में डॉक्टर्स ने रिपोर्ट किए हैं केसेस वॉकिंग निमोनिया के, जो कि माइल्ड येट परसिस्टेंट लंग इन्फेक्शन है, जिससे जो है सिम्टम्स जो है जो कि सिम्टम्स ऑफ कॉमन कोल्ड को मिमिक करता है। ओके, तो वॉकिंग निमोनिया क्या है? एक टाइप ऑफ एटिपिकल निमोनिया जो मोस्ट कॉमनली कॉज होता है बैक्टीरिया माइकोप्लाज्म निमोनिया की वजह से। तो ये प्रेजेंट रहता है, इसके जो सिम्टम्स हैं वो सिमिलर होते हैं कॉमन कोल्ड के या माइल्ड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के। तो अनलाइक टिपिकल निमोनिया ये लेस इंटेंस है, लोग इसको कैरी कर लेते हैं डेली एक्टिविटीज़ में भी, और जो है ये साइलेंट निमोनिया भी इसको हम कहते हैं, और ये कंटेजियस भी होता है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कार्डियोवास्कुलर किडनी मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ये टॉपिक भी सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल और ग्लोबलाइजेशन की वजह से साइलेंटली एक मेजर हेल्थ कंसर्न आ रहा है जिसका नाम है कार्डियोवास्कुलर किडनी मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो अब ये सिर्फ नाम से ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि एक हेल्थ डिसऑर्डर है जिसमें कि ओबेसिटी, डायबिटीज़ और क्रॉनिक किडनी डिसीज़ और कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ का जो है वो एक तरह से मिश्रण हो जाता है। ओके, तो ओबेसिटी और टाइप टू डायबिटीज़ की वजह से ये मेटाबॉलिक कंडीशन सामने आती हैं। इसमें जो बॉडी फैट है वो जो है अब नॉर्मल हो जाता है जब, तो ये सीकेएम सिंड्रोम को कॉज करता है। इन्फ्लेमेशन की वजह से फिर इंसुलिन भी जो है वो लेस इफेक्टिव होने लगता है बॉडी में। ओके, फिर जो प्लेक और जो है और किडनी डैमेज होने लगती है बॉडी में, उसकी वजह से जो है ये सीकेएम सिंड्रोम बनने लगता है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि जो कंट्रोवर्शियल चीता प्रोजेक्ट है कूनो नेशनल पार्क का, वो अभी तक सक्सेसफुल रहा है। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है जो 1982 में एस्टैब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट द्वारा। लोकेटेड है ये देहरादून में, उत्तराखंड में, और ये ऑफर करता है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, एकेडमिक कोर्सेज, एडवाइजरी, वाइल्ड लाइफ रिसर्च और मैनेजमेंट में, और ये एक्टिवली एंगेज्ड है रिसर्च अक्रॉस द ब्रेथ ऑफ द कंट्री ऑन बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड इश्यूज। ओके,
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्टेट ऑफ द क्लाइमेट 2024 रिपोर्ट। ये टॉपिक भी इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टेट ऑफ द क्लाइमेट 2024 रिपोर्ट ने वंस अगेन रेड अलर्ट इशू किया है एट द पेस ऑफ क्लाइमेट चेंज एक सिंगल जनरेशन में। ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 जो है वो ऑन ट्रैक है टू बी द वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। और क्लाइमेट चेंज जो है उसकी वजह से और एलनीनो वेदर फिनोमिना की वजह से 2024 का जो जनवरी टू सितंबर ऑफ द ईयर था वो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 1.54 डिग्री सेल्सियस अबव रहे हैं प्री इंडस्ट्रियल लेवल से। इसमें कहा जा रहा है कि 2015 से 24 का जो डेकेड है वो वार्मेस्ट डेकेड रहा है ऑन रिकॉर्ड। 2023 जो है वो हाईएस्ट ऑब्जर्व्ड लेवल्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हमें देखने को मिले हैं। और वर्ल्ड के ओशंस जो हैं लगभग 90% जो एक्सेस हीट है ग्लोबल वार्मिंग की उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज सी विजिल। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन नेवी जो है वो अपनी फोर्थ एडिशन ऑफ पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल को जो है कंडक्ट करने को तैयार है। एक्सरसाइज सी विजिल एक नेशनल लेवल कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है जो 2018 में कंसेप्चुअलाइज हुई। अब कंसेप्ट जो है सी विजिल का वो ये है कि एक्टिवेट किया जाए कोस्टल सिक्योरिटी अपरेटर्स को अक्रॉस इंडिया। ये एक्सरसाइज फोकस्ड है सिक्योरिटी ऑफ कोस्टल एसेट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए जैसे कि पोर्ट्स, ऑयल रिग्स, सिंगल पॉइंट मोरिंग्स। ओके, अब इसमें जो है इस साल पार्टिसिपेशन देखने को मिल रही है बाकी की सर्विसेज की भी, इंडियन आर्मी और एयरफोर्स की भी। ये कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज एंगेज करेगी कंप्लीट कोस्टल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को। और वन ऑफ द एम्स ऑफ द एक्सरसाइज है कि अवेयरनेस जनरेट करना अमंग कोस्टल कम्युनिटीज़ रिगार्डिंग मैरिटाइम सिक्योरिटी। ओके, so now let us see all these topics in English. So the first topic is domestic systematically important banks. This topic is important for your economy section. So RBI has maintained that State Bank of India, HDFC Bank and ICICI Bank are domestic systematically important banks because they are classified as too big to fail. Okay, and this status has indicated that their stability is essential for providing uninterrupted banking services to the economy. So these domestic systematically important banks are highly integrated into the cross jurisdictional activities and they possess complex financial structures. So their failure could cause widespread disruption also, okay, and economic panic. They are too big to fail banks. They enable the systematically important banks to enjoy advantages in funding markets. These banks are also subject to specific regulations because we cannot risk their failure. So RBI requires these banks to follow additional regulatory measures so as to control their potential competitive distortions and future financial distress. RBI has also issued framework for dealing with these banks in July 2014, and this framework mandates annual disclosure of banks designated as domestic systematically important banks since 2015. Okay, depending on the bucket in which a DSIB is placed, an additional common equity requirement is applicable to them. Tier 1 capital is the additional requirement, which is basically the core measure of a bank's financial strength from a regulator's point of view, which means that these banks have to earmark additional capital and provisions to safeguard their operations. RBI uses a two-step process to assess banks' systematic importance, and a sample of banks is basically first selected. Of course, you exclude the smaller banks in the first go. Then only the banks which have a certain size are assessed. Banks are chosen on their size, calculated as a percentage of GDP. Banks with a size above 2% of GDP are included in this sample, and banks that exceed a certain threshold are then classified as DSIBs. Okay, so these RBI has reaffirmed that SBI, HDFC, and ICICI Bank are basically DSIBs in the country, and RBI therefore requires additional CET1 capital for these DSIBs based on the assigned buckets, and it ranges from 0.2% to 0.8% of their risk weighted assets. Okay, so the next topic is drug compounding. This topic is important for your governance section. So Novo Nordisk, which is a Danish pharmaceutical giant behind the popular drugs called Wegovy and Ozempic, which are meant for weight loss and treatment of type 2 diabetes in adults. This company has requested the US FDA to stop compounding the semaglutide based medications. So
Under FDA guidelines, licensed pharmacists can basically compound the medication so as to meet the patient needs, especially when branded versions are unavailable. So, with Wegovy and Ozempic in high demand, compounding pharmacies have been formulating their own versions of semaglutide-based medicines. Okay, which has prompted Novo Nordisk's intervention. Of course, FDA has not yet issued any decision on this case. So, semaglutide's intricate structure is challenging to replicate accurately. This has been said by the Novo Nordisk company, and it has said that FDA approved semaglutide is delivered through a single use pen injector, whereas the compounding drugs or the generic drugs which are available, they are often dispensed through multi-dose vials or syringes. So this leads certain patients to accidentally overdose, so which can result in severe side effects like nausea and vomiting. There is also risk of other health issues. For example, the bioavailability, that is the degree to which the drug reaches the bloodstream, is crucial for semaglutide. Without proper absorption, compounded versions may fail to provide the intended treatment effects, which risk giving severe health issues like heart disease, nerve damage, and kidney complications. Compounded semaglutide also requires sterile facilities and precise handling so as to avoid contamination. So Novo Nordisk has petitioned FDA to place semaglutide on a demonstrable difficulties for compounding list, which means that this particular drug will not be allowed to be made through generic companies, and this would restrict its compounding when because commercial options are available in the form of Novo Nordisk drugs. Okay. So the next topic is Booker Prize. This topic is important for our art and culture section. So British writer Samantha Harvey has won the Booker Prize 2024 for fiction with Orbital, which is a short wonder-filled novel set aboard the International Space Station. So Booker Prize is the world's leading literary award for a single work of fiction, and it was founded in UK in 1969. And this prize initially rewarded Commonwealth writers, and now it spans the globe. It also aims to promote the finest work in fiction. The Booker Prize uh, awards any novel which is originally written in English and published in the UK and Ireland in the year of the prize. The winner receives £50,000, and the Booker Prize Foundation is also a registered charity established in 2002. Okay. So the next topic is World Intellectual Property Indicators. This topic is important for your economy section. So World Intellectual Property Organization has published the World Intellectual Property Indicators 2024 report, which has underscored global trends in intellectual property filings. This report has revealed significant growth in patent, trademark, and industrial design applications across top economies. India has secured its spot in the global top 10 for all three major intellectual property rights. India has ranked 6th globally for patents with 64,000 plus applications. This report indicates a steady rise in India's industrial design applications. The top three sectors, the textiles, as accessories, tools and machines, health, and cosmetics, make up almost half of all the design filings. India's patent to GDP ratio has also seen significant growth. India is also ranked fourth globally in trademark filings as well. Okay. So the next topic is walking pneumonia. This topic is important for your social issues. So in recent weeks, doctors have reported cases of walking pneumonia, which is a mild yet persistent lung infection that can mimic symptoms of a common cold. So walking pneumonia is a typical of atypical pneumonia, and it is caused by the bacteria Mycoplasma pneumonia, and it is often it often presents symptoms similar to those of a common cold or mild respiratory infection. So, unlike typical pneumonia, this is often less intense, and it allows people to carry on with their daily activities. And that's why it has earned its name in the 1930s. It is also called the silent pneumonia, and it is also contagious. So the next topic is cardiovascular kidney metabolic syndrome. This topic is important for your social issues. So an unhealthy lifestyle and the influence of globalization is silently shaping into a major health concern called the cardiovascular kidney metabolic syndrome, which is a health disorder attributable to connections among
lifestyle diseases, that is obesity, diabetes, and chronic kidney disease, and cardiovascular disease. So obesity and type 2 disease are the metabolic conditions which causes the extra adipose tissue or the body fat to cause this CKM syndrome. And apart from that, inflammation also makes insulin less effective in the body, which encourages plaque and kidney damage to develop and causing the CKM syndrome in the body. Okay. So the next topic is Wildlife Institute of India. This topic is important for our environment section. So experts from the Wildlife Institute of India have claimed that the controversial Project Cheetah at the Kuro National Park has proven to be a successful endeavor by the center. So Wildlife Institute of India is an autonomous institution developed in or established in 1982 under the Ministry of Environment, and it is located in Dehradun. So it is an internationally acclaimed institution which offers training programs, academic courses, and advisory in wildlife research and management. It is also engaged in research across breadth of the country on biodiversity related matters or issues. So the next topic is State of the Climate 2024 report. This topic is important for your environment section. So, State of the Climate 2024 report has once again highlighted a red alert about the sheer pace of climate change in a single generation. So, this report is released by the World Meteorological Organization during the UN Climate Conference of COP29 at Baku. And according to this report, 2024 is on track to be the warmest year on record, and climate warming is boosted by the El Nino weather pattern as well. So 2015 to 24 would be the warmest 10 years on record. 2023 already showed the highest observed levels of greenhouse gas emissions, and it is visible in the world's ocean, which it is also visible in the world's ocean, which absorb about 90% of the excess heat from global warming. Okay. So the next topic is exercise Sea Vigil. This topic is important for your security section. So Indian Navy is set to conduct the fourth edition of the Pan India Coastal Defence Exercise Sea Vigil 2024, which is the national level coastal defense exercise conceptualized in 2018. And this concept of Sea Vigil is to activate the coastal security operators across India. And this exercise will focus on strengthening the security of coastal assets like ports, oil rigs, single point moorings, etc. And this year, participation of by other services will also be witnessed, and this comprehensive exercise will engage complete coastal security infrastructure. And one of the important aims of this exercise is to raise awareness amongst coastal communities about the maritime security. Okay. So these were our topics for today. Please also download the weekly current affairs compilation from our Telegram group today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.